जब सूर्य रेड जाइंट बनेगा तो उसका आकार इतना बड़ा हो जाएगा कि वो अपने समीप के चारों ग्रहों को जला देगा, जिसमें हमारी पृथ्वी भी होगी और हम भी जलकर भस्म हो जाएंगे, प्लाज्मा बन जाएंगे। तारों को जोड़ के लिख दिया तेरा नाम आसमां पे, तुम हमारे ना हुए तो क्या, हमने कर दिया तेरे नाम आसमां पे। में जो ईंधन होता है वो प्लाज्मा अवस्था में होता है। तारे में जितने भी कण होते हैं वो प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। प्लाज्मा ठोस, द्रव और गैस के बाद पदार्थ की चौथी अवस्था घनत्व यानी कि डेंसिटी इतनी अधिक होती है जितनी किसी भी दुनिया के किसी भी पदार्थ की डेंसिटी नहीं है। एक चम्मच के बराबर जो ब्लैक होल का अंश 10 हाथियों के वजन के बराबर। जय हिंद। ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। आकाश में जो भी हमें आकाशीय पिंड दिखाई देते हैं, दिखाई पड़ने वाले जितने भी आकाशीय पिंड है उन सबको ब्रह्मांड कहते हैं। इस ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। जब ये ब्रह्मांड बना था तो विस्फोट की वजह से ब्रह्मांड बना था, और जब विस्फोट हुआ तो इसका बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ और आज भी विस्तार हो रहा है। आकाशीय पिंडों में जो ब्रह्मांड है उसमें सर्वाधिक संख्या तारों की है। ऐसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा, अपनी हीट, अपना खुद का टेम्परेचर और अपना प्रकाश यानी लाइट होती है, वह तारा कहलाता है। एक तारा अपनी कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है, विभिन्न अवस्थाएं होती है जिससे होकर के तारा गुजरता है। जब हम तारों को देखते हैं तो हमें भी अपनी गुजरी हुई दुनिया याद आ जाती है कि इन तारों को देख के अकेले ही गुजार दिए वो पल जो तेरे संग गुजारने थे। तुम रहते हो आसमान में, हम इस गुमान में थे, फिर तारों को जोड़ के लिख दिया तेरा नाम आसमां पे, तुम हमारे ना हुए तो क्या, हमने कर दिया तेरे नाम आसमां को। तो इस तरह जो तारा होता है, स्टार होता है, विभिन्न अवस्थाओं से होकर के गुजरता है और तारे का जीवन काल बहुत ही लंबा होता है। तारे का, स्टार का निर्माण होने से पहले ये एक विरल गैस का गोला होता है। विरल गैस का गोला मतलब जो गैस के कण होते हैं वो बहुत ही बिखरे हुए होते हैं, दूर दूर बिखरे हुए होते हैं, और आकाश गंगा के घूर्णन के कारण ये केंद्रित होकर के घने बादलों का रूप ले लेते हैं, जिसे नेबुला अर्थात निहारिका कहा जाता है। नेबुला में अर्थात निहारिका में गुरुत्वाकर्षण के कारण न्यूक्लियर फ्यूजन अर्थात नाभिकीय संलयन होता रहता है। ये जो नाभिकीय संलयन है इसमें दहन की क्रिया शुरू हो जाती है। यहाँ पर हाइड्रोजन का दहन हीलियम में होता है, और इस दहन से, हाइड्रोजन के हीलियम में दहन से बहुत सारी ऊष्मा अर्थात हीट और लाइट यानी कि प्रकाश निकलता है, तब जाकर के किसी स्टार का निर्माण होता है। तारे में जो ईंधन होता है वो प्लाज्मा अवस्था में होता है। तारे में जितने भी कण होते हैं वो प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। प्लाज्मा ठोस, द्रव और गैस के बाद पदार्थ की चौथी अवस्था है, जिसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत हाई होता है। इसका टेम्परेचर मिलियंस में होता है। जैसे कि सूर्य एक तारा है और सूर्य का जो टेम्परेचर है वो लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। प्लाज्मा अवस्था में अर्थात पदार्थ की चौथी अवस्था में जो पदार्थ के इलेक्ट्रॉन्स है वो स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं, इसलिए प्लाज्मा अवस्था विद्युत की सुचालक होती है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तारों का रंग, ये तारे किस रंग के दिखाई देंगे अर्थात तारों का जो रंग है वो उनके पृष्ठ ताप अर्थात टेम्परेचर पर निर्भर करता है। जब तारों का तापमान बहुत ही ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण वो युवावस्था में होता है और इस वजह से उसका रंग नीला या सफ़ेद दिखाई देता है। जब तारों का तापमान थोड़ा कम हो जाता है तो अपनी प्रौढ़ावस्था में आ जाता है और उसका रंग नारंगी दिखाई देता है। जब तारे का तापमान और भी कम हो जाता है अर्थात वो वृद्धावस्था की तरफ चला जाता है और उसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है तो उसका रंग लाल दिखाई देता है। तारों का जो भविष्य है उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगर कोई तारा है तो प्रारंभ में उसका मास यानी द्रव्यमान कितना होगा ये डिसाइड करेगा कि उसका जीवन काल कितना लंबा होगा। जो द्रव्यमान होता है और वजन, जो वेट अलग होता है, जैसे मेरा द्रव्यमान 62 kg है, मतलब 67 kg है, तो ये मेरा द्रव्यमान है, वजन नहीं है। वेट अलग होता है और द्रव्यमान यानी मास अलग होता है। ये जो चीज़ें हैं फिजिक्स में पढ़ेंगे। बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक नाभिकीय संलयन की क्रिया समाप्त होने लगती है, अर्थात जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा था तारे के अंदर, जो हाइड्रोजन गैस है उसका दहन हीलियम में हो रहा था, तो जो हाइड्रोजन गैस है धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तो जो तारा है उसका ईंधन समाप्त होने लगता है, फ्यूल खत्म होने लगता है, और अधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे का जो केंद्र है वो संकुचित हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होने लगता है, और फ्यूल खत्म होने की वजह से तारे के बाहरी लेयर्स पर पकड़ मजबूत ना होने के कारण, पकड़ ढीली होने के कारण तारे का बाहरी भाग फूलने लगता है और लाल होने लगता है। इस प्रकार से एक तारा रेड जायंट का रूप ले लेता है, लाल दानव का रूप ले लेता है। लाल दानव तक हर तारे की अवस्था रेड जायंट तक सेम होती है। रेड जायंट अर्थात लाल दानव का भविष्य चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है। जो चंद्रशेखर सीमा होती है सूर्य के द्रव्यमान का 1.5 गुना अधिक होती है। जब सूर्य के द्रव्यमान का 1.5 गुना मतलब लगभग 1.44 गुना अधिक होती है, उसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। अगर तारे का मास यानी द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से कम है अर्थात सूर्य के द्रव्यमान का 1.5 गुना
यानी कि 1.44 गुना 1.44 गुना से कम है, चंद्रशेखर सीमा से कम है। ये जो तारा है एक श्वेत वामन अर्थात व्हाइट ड्वार्फ का रूप ले लेता है। व्हाइट ड्वार्फ अर्थात श्वेत वामन एक छोटा तारा है और छोटा तारा श्वेत वामन के रूप में ही चमकता है अपनी अंतिम अवस्था तक, और जब ये चमकना बंद कर देता है तो एक काला वामन ब्लैक ड्वार्फ का रूप ले लेता है। इस प्रकार जो छोटे तारे हैं उसका अंत ब्लैक वामन के रूप में, काला वामन के रूप में होता है। अगर रेड जाइंट अर्थात लाल दानव का मास चंद्रशेखर सीमा से अधिक है, यानी कि सूर्य के मास का 1.44 गुना अधिक है, तो वो अभिनव तारा का रूप लेता है। अभिनव तारा का केंद्र बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। इसमें जो दहन की क्रिया थी जिसमें हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना था, तो हाइड्रोजन खत्म होने के कारण सिर्फ हीलियम बचती है। वो हीलियम भी कार्बन जैसे हल्के पदार्थों में परिवर्तित हो जाती है, और कार्बन जैसे हल्के पदार्थ लोहे जैसे भारी पदार्थों में परिवर्तित होते रहते हैं। और नाभिकीय संलयन में, न्यूक्लियर फ्यूजन में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी, उष्मा और हीट उत्पन्न हो रही थी, वो उत्पन्न होना बंद हो जाती है, उसका निर्माण बंद हो जाता है। तो इस प्रकार जो तारा है उसका फ्यूल बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ये जो अभिनव तारा था ये विस्फोट करने लगता है, इसलिए इसको विस्फोटक तारा भी कहा जाता है। अभिनव तारा जिसे इंग्लिश में सुपरनोवा कहते हैं, जब ये विस्फोट करने लगता है तो इसका जो केंद्र है वो बहुत ज़्यादा संकुचित और घना होता जाता है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है, और इसके सभी अंश न्यूट्रॉन के रूप में संग्रहित होते जाते हैं। इस प्रकार ये न्यूट्रॉन तारा का रूप धारण कर लेता है। फ्यूल खत्म होने के बाद जो न्यूट्रॉन तारा है कभी चमकता है कभी बुझता है। ऐसी स्थिति में न्यूट्रॉन तारा को पल्सर कहा जाता है। इसकी जो अवस्था है वो पल्सर कहलाती है। पल्सर में उच्च संख्या में रेडियो तरंगें निकलती रहती है और चुंबकीय क्षमता इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। पल्सर जब चमकना बंद कर देता है तो वे क्वेसर का रूप ले लेता है। इसकी जो स्थिति है, क्वेसर बिल्कुल नहीं चमकता, ये चमकना बंद कर देता है। क्वेसर तारों की लगभग अंतिम अवस्था होती है। क्वेसर का जो घनत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। चुंबकीय तरंगें बहुत ज़्यादा निकलती है इसमें से, अर्थात इसका जो चुंबकीय प्रभाव है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। रेडियो तरंगें बहुत ज़्यादा निकलती है, और क्वेसर का घनत्व धीरे धीरे इतना अधिक हो जाता है कि उसमें से प्रकाश भी नहीं गुजर सकता। अधिक घनत्व के कारण इसका जो आकार है बहुत ज़्यादा छोटा होने लगता है। इस प्रकार से एक ब्लैक होल का निर्माण होता है, ये कहलाता है ब्लैक होल। ब्लैक होल का घनत्व यानी कि डेंसिटी इतनी अधिक होती है जितनी किसी भी दुनिया के किसी भी पदार्थ की डेंसिटी नहीं है। एक चम्मच के बराबर जो ब्लैक होल का अंश 10 हाथियों के वजन के बराबर होता है। ब्लैक होल की खोज 1983 में एस चंद्रशेखर ने की थी। एस चंद्रशेखर को खगोलीय भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1983 में। ब्लैक होल का घनत्व बहुत ज़्यादा होने के कारण ये श्वेत वामन या काला वामन को भी अपनी ओर खींच लेता है। ब्लैक होल को आंखों से देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, असंभव होता है, क्योंकि पहले तो इसका आकार बहुत छोटा होता है। ये ब्रह्मांड में कहीं भी, गैलेक्सी में कहीं भी घूमते रहते हैं और इनसे प्रकाश भी नहीं गुजर सकता, तो इनको देखना असंभव सा होता है। अगर हम ब्लैक होल के आसपास से गुजरते हैं तो हमें बहुत हाईली ग्रेविटी फील होती है, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ आसपास में कोई ब्लैक होल है। जो साइंटिस्ट है इसी तरह से ब्लैक होल का पता लगाते हैं कि कौन सी जगह पर ब्लैक होल है। जैसे साइंटिस्ट अगर ब्लैक होल के आसपास से गुजरते हैं तो बहुत ज़्यादा ग्रेविटी उसको अपनी ओर खींचती है, उनको बहुत ज़्यादा ग्रेविटी का आभास होता है। तो इस प्रकार से जो साइंटिस्ट है ब्लैक होल का पता लगाते हैं। इस प्रकार जो बड़े तारे होते हैं, चंद्रशेखर सीमा से बड़े तारे अर्थात सूर्य से लगभग 1.5 गुना बड़े तारे, उनका अंत ब्लैक होल के रूप में होता है। तो क्या सूर्य कभी ब्लैक होल बनेगा? सूर्य कभी ब्लैक होल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य से 1.5 गुना ज़्यादा अगर मास है तो ब्लैक होल बनता है। सूर्य का मास तो ऑलरेडी कम है, तो ये कभी ब्लैक होल नहीं बनेगा। सूर्य श्वेत वामन यानी व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, और ये जब चमकना बंद कर देगा तो ये काला वामन बन जाएगा। जब कोई तारा रेड जाइंट यानी लाल दानव की स्थिति में आता है तो उसका आकार बहुत बड़ा होता है। जब सूर्य रेड जाइंट बनेगा तो उसका आकार इतना बड़ा हो जाएगा कि वो अपने समीप के चारों ग्रहों को जला देगा, जिसमें हमारी पृथ्वी भी होगी और हम भी जलकर भस्म हो जाएंगे, प्लाज्मा बन जाएंगे हम सभी। और एक कॉन्सेप्ट और है व्हाइट होल। व्हाइट होल एक परिकल्पना है, अभी तक तो एक परिकल्पना है, अभी इस पर रिसर्च नहीं हुई है। और इस व्हाइट होल की परिकल्पना के अनुसार ऐसा मान लिया जाता है कि जितने भी इस ब्रह्मांड में जितना भी प्रकाश है वो एक ही बिंदु से आ रहा है। तो आई होप आपने सही तरीके से इस टॉपिक को समझा होगा। वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब अगली वीडियो में हम गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगा के बारे में बात करेंगे। सूर्य किस आकाशगंगा में है और आकाशगंगा के कहाँ स्थित है, उसकी बाहरी लेयर में स्थित है या बीच की लेयर में स्थित है या फिर अंदर स्थित है। ये सब चीजें हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। और हम जानेंगे कि सूर्य जिस गैलेक्सी में स्थित है उस गैलेक्सी का सबसे ठंडा और चमकीला भाग कौन सा है, और तारामंडल क्या होता है, सप्तऋषि या ध्रुव तारा क्या होता है, और नक्षत्रों के बारे में भी बात करेंगे कि नक्षत्रों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या एक्चुअल में नक्षत्रों का हमारे जीवन पर, हमारे भविष्य पर प्रभाव पड़ता है। इन सभी चीज़ों की जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए